हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज फीवर चैनल एंड दिस इज़ मनप्रीत। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की क्लास में हम सीखेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में। कल की वीडियो जो आपने देखी थी उसमें हमने बात की थी जर्नल कैंडिडेट्स जो जर्नल का एग्ज़ाम दे रहे हैं आइल्स का, उनका टास्क 1। तो आज का टॉपिक जो है वो है एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। अगर आप भी एकेडमिक एग्ज़ाम देने वाले हो और अगर आपको भी राइटिंग टास्क 1 लिखने में प्रॉब्लम है, अगर आप भी ये सोच सोच के लिखते हो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए, बॉडी पैराग्राफ में डाटा जो है वो प्रेजेंट कैसे किया जाए, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, तो आज की वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। तो पहले तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके सारे डाउट्स आज वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और आज के बाद आपको कभी भी राइटिंग टास्क 1 लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो, जैसा कि आपको बताया है कि आज की क्लास है एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के ऊपर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है, अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो जाए, तो बेसिक जो है थिंग्स टास्क 1 के बारे में पहले वो डिस्कस करते हैं। पर्पस क्या होता है टास्क 1 का? पर्पस होता है रिपोर्ट राइटिंग। और कितने बैंड्स का होता है ये हमारा टास्क 1? वो होता है 3 बैंड्स का, यानी कि आपको आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलते हैं इसमें। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 20 मिनट्स तक हो सकती है, यानी कि आप इस पर स्पेंड करें, मेरी सलाह यही है कि आप इस पर स्पेंड करें 20 मिनट्स, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। वर्ड काउंट मिनिमम आपको एट लीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं टास्क 1 में, और एवरेज जो है आपकी वो 180 तक जा सकती है। पर 180 से ज़्यादा लिखोगे तो आपके जो है मार्क्स वो डाउन चले जाएंगे। ओवर राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी तरह के जो है हमारे पास टास्क 1 में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कितनी तरह के जो टास्क हमें आ सकते हैं। फर्स्ट है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर्स, मैप। ठीक है, इस तरह की आपको जो है टाइप्स आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से लिखा जाए टास्क 1, हाउ टू राइट, किस तरह से लिखा जाए कि हमारा बैंड स्कोर जो है ओवरऑल राइटिंग में इम्प्रूव हो सके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि टास्क 1 जो होता है आइल्स एग्ज़ाम का, एकेडमी का स्पेशली, वो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऐसी, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी होती है, आपको सिर्फ वो अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करनी है। सेकंड थिंग, आपको पूरी फुल डिटेल नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन फीचर्स लिखने होते हैं। थर्ड और लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सब जितने भी हमारे पास टास्क 1 में आते हैं सैंपल, लाइक ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, प्रोसेस, सबका पैटर्न जो है, सबका लिखने का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ प्रोसेस और मैप में आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना होता है, उसे थोड़ा इम्प्रेसिव और अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइन ग्राफ आज आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 जो है सारे टास्क 1 के जितने भी हमारे पास टाइप्स होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं लाइन ग्राफ के बारे में। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये लाइन ग्राफ है और इस साइड स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द ग्राफ बिलो शोज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूएसए एंड जापान बिटवीन मार्च 1993 टू 1999। ये है हमारे पास लाइन ग्राफ।
ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर लिखा हुआ है यूएसए एंड जापान। यूएसए को डॉट 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 वाली जो लाइन है वो यूएस की है, और जो सिंपली लाइन जा रही है नीचे से वो जा रही है जापान की। नीचे हमें ईयर दिए हुए हैं मार्च 93 से लेकर मार्च 99 तक। इस साइड हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो दी हुई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बैंड 9 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, ओवरव्यू लिखना है, देन बॉडी पैराग्राफ जिसे आप फीचर 1 और फीचर 2 भी कहते हो। तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखनी कैसे है। इंट्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए पैराफ्रेजिंग। क्या लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में, व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। ग्राफ है किस चीज़ के बारे में, वो है आपकी इंट्रोडक्शन। यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है आपको उसे कॉपी नहीं करना एग्जैक्ट, आपको उसे पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिखना है कि ग्राफ किसके बारे में है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये मैप है हमारे पास, हमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ये ग्राफ किसके बारे में है, व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में है, किसकी, यूएस एंड जापान की। देन क्या मिला आपको, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड इन द यूएस एंड जापान। सो हमारा इंट्रोडक्शन जो है कुछ इस तरह बनेगा। द चार्ट कंपेयर्स, उन्होंने शोज लिखा था, हमने शोज को ट्रांसफर करके कंपेयर्स कर दिया। उन्होंने लिखा था अनएम्प्लॉयड रेट, हमने यहाँ पर कर दिया द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड इन यूएसए एंड जापान। उन्होंने लिखा था मार्च 1993 टू मार्च 1999। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम दिस टू दिस। सो इस तरह से हमने इसको पैराफ्रेज किया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए, पैसिव में कैसे लिखी जाए, इस तरह से कैसे लिखी ये वो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशली इंट्रोडक्शन ही लिखनी सिखाई जाएगी। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम उसके बाद सेकंड फीचर की। वो क्या है हमारा ओवरऑल। ओवरऑल में आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्राइब करने हैं मेन फीचर्स। मेन फीचर्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। ये एक समरी टाइप होता है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स शो करने होते हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज हुई, क्या डिक्रीज हुई। 3 फीचर आपको इसमें दिख रहे होंगे मेन फीचर। वन थिंग इज वन ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, जैसे कि जापान का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है। यूएस का जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है। और ये दोनों जो है, दोनों लाइंस जो है एंड में, यानी कि मार्च 99 में एंड जो है वो एक सेम वैल्यू पे हो गया है। तो इस तरह से आपको मेन 3 फीचर मिल गए हैं जो आप ओवरऑल में लिख सकते हो। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से बनेगा। ओवरऑल द ग्राफ इंडिकेट्स दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल इन the US while it doubled in the Japan with the both rates finally reaching 5%. ओके इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ओवरऑल में कि एवरी टाइम वेन एवर यू राइट ओवरऑल, जब भी आप ओवरऑल लिखोगे उस टाइम पर आपको वर्ड्स कंपैरिजन के लिए जिस तरह हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए वही यूज़ करने हैं, लाइक वाइल, ऑल दो, इवन दो, वेयर एज। ठीक है। और ओवरऑल में आपको जैसे आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो वो नहीं लिखना है, आपको समरी लिखनी है, यानी कि निचोड़ लिखना है कि ओवरऑल आपको फर्स्ट टाइम जब आपने ये चार्ट को देखा, ये डायग्राम को देखा, तो आपके दिमाग में आ जाता है ना कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ। डिटेलिंग में तो आप बाद में लिखोगे ना, तो मेन जो की फीचर आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहे हैं दिमाग में, वो आपको नोट डाउन करने हैं। क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, क्या सिमिलैरिटी है, अगर कोई ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, अगर कोई ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, सिर्फ आपको इतना ही नोट करना है ओवरऑल में। नेक्स्ट की फीचर जो है डिटेलिंग, यानी कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है। क्लियरली प्रेजेंट एंड हाईलाइट की फीचर्स। आपको की फीचर यानी कि मेन फीचर जो है वो
क्लियरली प्रेजेंट करने हैं विद डाटा, जो डाटा दिया हुआ है विद डेट, ठीक है, और उन्हें हाईलाइट करना है। सेकंड जो आपको ध्यान में रखनी है वो कि लॉजिकली ऑर्गेनाइज होने चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। लॉजिकली ऑर्गेनाइज से मतलब क्या है कि आपको कनेक्टर्स और जो टास्क 1 की वो कैब होती है वो यूज़ करके उसे एक स्टोरी टाइप यानी कि एक इफेक्टिव टाइप जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है ताकि वो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया हुआ है मेथड कि किस वे से लिख सकते हो। दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपके पास व्हाट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज डिक्रीजिंग, और क्या सेम रह रहा है इन दोनों में। लाइक कि पहले कुछ इंक्रीज हो रही थी स्टेटमेंट, फिर वो डिक्रीज हो गई, या फिर कुछ डिक्रीज हो रहा था पहले फिर वो इंक्रीज हो गया, या फिर हाई वैल्यू से शुरू कर सकते हो या लो वैल्यू से। जैसे कि जापान की लो वैल्यू 2.5 है, यूएस की हाईएस्ट वैल्यू जो है 7.0 है। तो आप या तो इस तरह से शुरू कर लीजिए स्टार्टिंग से, या फिर आप हाई वैल्यू से और लो वैल्यू से, या फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड से शुरू कर लीजिए। किसी भी तरह से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें इंक्रीज हो रही है और क्या डिक्रीज हो रही है और क्या सेम है। सो ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखोगे व्हाट इज़ इंक्रीजिंग, क्या बढ़ रहा है, इसमें जापान का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट जापान का ट्रेंड इंक्रीज नहीं हो रहा। किस चीज़ का इंक्रीज हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इन जापान। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रही है जापान में। जापान ना तो बढ़ रहा है ना जापान, आप जब लिखोगे ना जापान इज इंक्रीजिंग तो वो आपका बैंड स्कोर डाउन कर देगा। एग्जामिनर आपको 5 से अबव मार्क्स नहीं देगा। 5 बैंड आपको राइटिंग में आएंगे, यानी कि ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं, टास्क 1 एंड टास्क 2 मिला के। क्योंकि टास्क 1 में आप जो है 3 अगर आप ले लेते हो ना तो बहुत अच्छा असर पड़ता है ओवरऑल आपका राइटिंग टास्क में। सो इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जापान के इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज क्या हो रहा है? यूएस से डिक्रीज नहीं हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ की जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड पीपल की वो डिक्रीज हो रही है। और सेम क्या है, सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में? दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, यानी कि एक अपवर्ड की तरफ जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड की। पर एक सिमिलैरिटी है कि इन द एंड जब मार्च 99 की बात की जाए तो दोनों जो हैं एक सेम पॉइंट पे जाकर जो है मिल गए हैं, यानी कि उनकी परसेंटेज वहाँ पर सेम है। सो ये थी सिमिलैरिटी। अब आपको डिटेल, यानी कि अब इसे लिखना कैसे है डिटेल को। सो हेयर इज अ सैम्पल आंसर। तो स्टार्टिंग करते हैं। इन डिटेल द परसेंटेज ऑफ पीपल who were unemployed in US began at 7% in March 1993। ठीक है, यूएस से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया है? हाई वैल्यू से। उसकी हाई वैल्यू क्या थी? पीक वैल्यू की थी 7.0% है, यानी कि 7% है मार्च 1993। व्हेन इट वाज एक्चुअली इट्स पीक, जब ये हाईएस्ट वैल्यू, पीक यानी कि हाई पॉइंट होना किसी चीज़ का, एंड देन इट फेल फेयरली स्टेडली अंटिल अराउंड मार्च 1997। तो वो धीरे धीरे क्या है कि डाउन आती चली गई, डिक्रीज होती चली गई। कब तक? मार्च 97 तक। ठीक है, सिंपली ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट नहीं किए क्योंकि वहाँ तक वो डिक्रीज ही हो रही थी तो अपवर्ड जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है व्हेन इट रीच्ड अबाउट 5.4, जब वहाँ पर मार्च 97 में वो आई तो वो कहाँ पर पहुँच गई? 5.4% पे। आफ्टर दिस, इसके बाद। अब कनेक्टर्स देखोगे कैसे यूज हुए हैं। फर्स्ट लाइन के बाद कनेक्टर यूज हुआ है एंड देन इट फेल स्टेडली। ठीक है, फिर यूज हुआ है वे। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस द रेट फ्लक्चुएटेड अराउंड 5%। अराउंड 5% यानी कि एग्जैक्ट उसकी अमाउंट बताई गई है कि उसके बाद फ्लक्चुएट होती गई किसके इर्द गिर्द? अराउंड 5%, मतलब 5% के आसपास ही मंडराती रही है। अब जापान की बारी हो रही है। दूसरा की फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। द सिचुएशन इन द जापान वाज ऑलमोस्ट द रिवर्स ऑफ दिस, यानी कि जापान जो था वो ऑलमोस्ट रिवर्स ट्रेंड फॉलो कर रहा था, यानी कि अगर वो डिक्रीज हो रहा था तो ये क्या था? जापान जो था वो इंक्रीज हो रहा था। इन मार्च 1993 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट
शॉट अप शार्पली, शार्पली इंक्रीज हुई, यानी कि मार्च में देखिए आप 0.25 से लेके सीधी स्ट्रेट लाइन है 3% तक, तो वो शार्पली हुई फ्रॉम 2.5 टू 3%, विच अमाउंट टू अ राइज ऑफ 20% ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके बाद although unemployment did not continue to increase at this pace, मतलब इसी पेस में नहीं बढ़ी, मतलब इसी स्पीड में नहीं बढ़ी, पेस का मतलब है स्पीड में, इसी स्पीड में, मतलब इतनी तेजी से ही नहीं बढ़ी, बट स्लोली स्लोली बढ़ी। द नंबर ऑफ पीपल हु वर आउट ऑफ वर्क, अब अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं अनएम्प्लॉयड है, कहीं पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड है, कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और कहीं पर क्या है, पीपल हु वर आउट ऑफ वर्क। सो इस तरह से सिनोनिम्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब सेम वर्ड रिपीट नहीं हो रही। वर आउट ऑफ वर्क continued to increase steadily until it hits its peak, until कि ये अपनी पीक तक जाती, तब तक ये धीरे धीरे बढ़ती रही। ड्यूरिंग 1998 में जो है जापान का पीक पॉइंट आया था, वो क्या था, व्हेन इट वाज 5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स का क्या था, 5% था। इन द फाइनल 12 मंथ्स फ्रॉम, लास्ट का जो साल था, लास्ट का जो साल उन्होंने लिखा है, लास्ट के साल को आप एनुअल भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयरली भी लिख सकते हैं। लास्ट उन्होंने बोला है 12 मंथ में क्या हुआ, फ्रॉम 1998 टू 1999 में, इवन दो द यूएसए एंड जापान हैड स्टार्टेड द स्टडी पीरियड विद वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों ने स्टार्ट किया था डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट रेट से, बट बोथ कंट्रीज, कोमा, जब हम इवन दो ऑल दो लगाते हैं तो हम बोलने में तो येट और बट का यूज़ करते हैं, बट जब हम राइटिंग करते हैं तो आपने नोट किया होगा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इवन दो द यूएस एंड जापान हैड स्टार्टेड द स्टडी पीरियड विद वेरी डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देन कोमा। कोमा का मतलब ही येट और बट होता है, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं जब प्रोनाउंस कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, तब यहाँ पर मैं बट बोल रही हूँ। Both country experienced an unemployment rate which was almost same at approximately 5%, जो क्या थी, 5% थी approximately। So दिस इज द सिंपल आंसर, ये आपका सिंपल आंसर है, इस तरह से आपको लिखना है। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे टास्क 1 से रिलेटेड जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, ग्राफ किस चीज़ के बारे में है, आपको वो की पॉइंट लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अच्छा कब से कब तक का टाइम पीरियड है वो लिखना है, किस और किस कंट्री के बीच में है वो लिखना है, दैट्स इट। अगर उन्होंने लिया हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस, आप बिटवीन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप ओवर द 9 ईयर्स, ओवर अ 6 पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है, इस तरह से आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल में आपको क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, की फीचर्स नोट करने हैं। वन थिंग इज इंक्रीजिंग और सेकंड इज डिक्रीजिंग। अगर नहीं हो रहा, अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। सो ओवरऑल हो गया, इंट्रोडक्शन होगी, डिटेलिंग आपको समझा दी है। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब लाइन ग्राफ लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप अपने कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि ये जो हमारे दिमाग में से रह गया है, आपने, ये हमारा क्वेश्चन था, आपने इसका सल्यूशन नहीं बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा पॉइंट। बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो राइटिंग टास्क 1 में। सो राइट द इंट्रोडक्शन बाय पैराफ्रेजिंग द स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज दिस, कि आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है वो पैराफ्रेज करके ही लिखनी है, यानी कि अपने शब्दों में ही लिखनी है, आपको कॉपी नहीं करने वहाँ से वर्ड एग्जैक्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ओवरऑल लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओवरऑल स्किप कर देते हैं, बट अगर आप ओवरऑल स्किप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आपको ज़रूर लिखना है, जिसमें आपको मेनली मेन ट्रेंड्स जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। थर्ड चीज़, बॉडी
स्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जो मेन फीचर्स हैं वो तो आपको दिखाने ही दिखाने कि ये चीज़ इंक्रीज हुई, ये चीज़ डिक्रीज हुई। अगर कुछ सिमिलैरिटी है वो भी शो करनी है, अगर कहीं पर कंपैरिजन पॉसिबल है, कंपेयर कर सकते हो अगर आप किसी ट्रेंड को, तो वो भी आपको वहाँ पर शो करना है। जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि जापान जो है एज कंपेयर टू यूएस अपोजिट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यानी कि जहाँ पर हो सके पॉसिबिलिटी वहाँ पर आपको कंपैरिजन भी शो करना है। नेक्स्ट वन है कि टास्क 1 वोकेबलरी आपको यूज़ करनी है। टास्क 1 की वोकेबलरी किस तरह की होती है वो आपको अगली आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 5 है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, अब जो स्टेटमेंट आपने, मतलब अगर आप सिंपली सेंटेंस लिखते रहोगे ना तो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। जैसे आपको बताया कि वेयर एज, ठीक है, ऑल दो कंट्रास्ट के लिए, आफ्टर दिस, ठीक है, ओवर द दिस पीरियड, इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं आपको वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे टास्क 1 में एटलीस्ट 4 to 5, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सो ये था जी वीडियो आज का। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियो आपको इसी चैनल पर इंफॉर्मेटिव मिलने वाली हैं, और आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो हम एक 1 by 1 जो है वो हम सॉर्ट आउट करते जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। और सेकंड थिंग कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो, इट मीन्स कि वो एक लाइक आपका जो है एक रिस्पेक्ट के बराबर है। सो रिस्पेक्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए एफर्ट्स को, आपके लिए ही एफर्ट्स हो रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भर भर के। थैंक यू वेरी मच।